Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं अपने इस कोर्स के साथ फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, और उसका आज हमारा ये आखिरी सत्र है। और इस सत्र में सत्र 20 में हम लोग आज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारा आखिरी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचा है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के इस कोर्स में, उसकी हम आज एक विस्तृत चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो बुद्धि का परीक्षण है उससे जुड़े हुए क्या क्या तथ्य हैं, और किस प्रकार से जो बुद्धि का परीक्षण है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में उस पर कार्य हुए, और आगे चल करके किस तरह से उसमें नई नई जो खोज हुई, जो नए नए उसमें शोध के द्वारा जो मिली हुई जानकारियाँ थीं, जो थियरीज़ थीं, उनके आधार पे किस तरह से मेजरमेंट को हमने बुद्धि के जो परीक्षण की हम बात करते हैं वो किस तरह से उसने शेप लिया। तो इन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे, और अपने इस सत्र में हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बुद्धि परीक्षण को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं या उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानने की कि बुद्धि के परीक्षण से संबंधित जो शुरुआती मनोविज्ञान में कार्य हुए वो किसने किए और उसके पीछे के तात्कालिक कारण क्या थे। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहला नाम आता है वो अल्फ्रेड बिनेट, यानी ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्योंकि बिने जब अपने निजी शोध में, यानी कि जब वो स्वतंत्र अपना जो शोध कर रहे थे उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण फैक्टर्स को खोजने की कोशिश की, या वो बुद्धि के पीछे के जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं उनको वो जानने का या एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसे में जो पहले से जो विकसित थी जो थियरीज़ या कह लीजिए या जो विचार, उसमें उन्होंने विशेष रूप से उसका विरोध किया, जिसमें से कि एक थियरी या एक प्रकार का जो आइडिया था वो ये प्रचलित था कि जो हेड का हमारा साइज़ है उसके आधार पर हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। यानी कि यदि हम अपने जो ब्रेन का साइज़ है और उसको मापने का कोई और दूसरा विधि नहीं थी, तो उन्होंने ये उस समय ये प्रचलित था कि यदि आप अपने ब्रेन के साइज़ को या हेड के साइज़ को अगर आप देखें तो शायद उससे हम इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ जो बातें उस समय हम कह सकते हैं प्रचलन में थी, उसका बिने ने एक कह सकते हैं विरोध भी किया, और साथ ही साथ बिने का मानना था कि हम इस अप्रोच से बुद्धि के बारे में एक बेहतर समझ नहीं बना सकते, और हमें इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारी क्षमता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं उनको हमें मापने का प्रयास करना चाहिए, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। तो इस प्रकार से अल्फ्रेड बिने अपने इस शोध में वो लगातार कह सकते हैं हम लोग वो पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रहे थे, और इसी क्रम में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली जब फ्रेंच एक मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ने उनको एक कमीशन का आप कह सकते हैं हेड बना दिया, और वो कमीशन का मुख्य कार्य ये था कि अल्फ्रेड बिने को ये कार्य सौंपा गया कि आपको फ्रेंच जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में, जो पब्लिक स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करिए ताकि हम स्कूल सिस्टम में जो कमज़ोर बच्चे हैं, यानी उस समय उनको ये माना जाता था कि वो बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं या अक्षम हैं, इस तरह के बच्चों को हम पहले आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद इस प्रकार के बच्चों को हम अलग से कुछ उनके लिए ट्रेनिंग या कुछ अलग उनकी व्यवस्था करें, ताकि वो जो सामान्य बच्चों के साथ उनको जो समस्या आ रही है अपनी पढ़ाई करने में या अपने जो ओवरऑल एजुकेशन में,
उससे हम उनको मदद कर पाएं या उनके इस जो समस्या से हम उनको बाहर निकाल पाएं। तो इस प्रकार का एक प्रयास अल्फ्रेड बिने को, इस प्रयास का हम कह सकते हैं उस समय एक जिम्मेदारी दी गई और अल्फ्रेड बिने ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी। और उन्होंने उस समय में एक ऐसा टेस्ट बनाया जिसको कि हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला एक स्ट्रक्चर्ड एक टेस्ट मानते हैं इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, यानी इंटेलिजेंस मेजरमेंट को लेकर के जो पहला टेस्ट का निर्माण हुआ वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। और बिने ने ये जो टेस्ट बनाया था, ये इन्होंने एक साइकेट्रिस्ट, उनके जो कलीग हैं, एक साइकेट्रिस्ट साइमन के साथ उन्होंने मिल करके ये टेस्ट का निर्माण किया था। और इस टेस्ट में उन्होंने शुरुआत में कुछ आइटम्स रखे, यानी कुछ उन्होंने ऐसे सवाल और कुछ इस तरीके के उन्होंने उसमें टास्क रखे जो बच्चों के वर्बल इंटेलिजेंस और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों से उन्होंने उसका इंटेलिजेंस मापने का प्रयास किया। और उसके आधार पर बिने ने अपने प्रथम टेस्ट में, जो हम कह सकते हैं कि आज के समय में ये सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है कि उस समय में उन्होंने केवल इस टेस्ट के आधार पर दो ही तरीके से बच्चों को कैटेगराइज किया। एक तो वो बच्चे जिनके स्कोर कम आ रहे हैं और एक वो बच्चे जिनके स्कोर जो एवरेज आ रहे हैं। तो जिन बच्चों के स्कोर कम आए उनको बिने ने ये माना कि इस तरह के बच्चों को उन्होंने 3 तरह से कैटेगराइज किया, जो उस दौर में हम कह सकते हैं कि आज के समय में यदि हम किसी से इस प्रकार की बात करें तो ये बहुत नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन उस समय में इस प्रकार का जो कैटेगराइजेशन था वो एक प्रकार के जो बच्चे थे जिन्होंने सबसे कम स्कोर किया उन्हें इडियट्स की संज्ञा दी गई, उससे जो थोड़ा बेहतर थे उन्हें इम्बेसाइल की संज्ञा दी गई, और जो उससे थोड़े बेहतर थे उनको मोरॉन की संज्ञा दी गई। अब हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये तीनों ही शब्द आज के समय में यदि आप डिक्शनरी में इसका अर्थ खोजेंगे तो इन तीनों शब्द का जो अर्थ है वो मूर्ख यानी मंदबुद्धि के तुलनात्मक आपको मिलेगा। और इस प्रकार के शब्द हम आज के समय में किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे ही आपको ये सहज अंदाज़ा लग जाएगा कि बिने जब इस तरह का कार्य कर रहे थे तो उस समय किस प्रकार का एक माहौल था, किस प्रकार की एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी या समझ थी चीज़ों को लेकर के। और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये दर्शाता है कि उस समय कितना संकीर्ण जो हम कह सकते हैं पर्पस था या लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी वो इन चीज़ों को लेकर के थी। यानी सेंसिटिविटी को हम यहाँ देखेंगे कि उस दौर में जितनी आज हमारे पास समझ है कि किसी को इस प्रकार हम नहीं पुकारते या नहीं पुकारा जाना चाहिए, तो इस प्रकार की चीज़ें हम वहाँ देखते हैं। लेकिन बिने के यानी बिने साइमन के इस टेस्ट में जो शुरुआती टेस्ट ज़रूर था 1905 में जो बनाया गया था, इस टेस्ट में उन्होंने केवल इस 3 तरीकों से उन बच्चों को कैटेगराइज किया जो हम कह सकते हैं मेंटली उनके हिसाब से लो परफॉर्मर्स थे और उनका इंटेलिजेंस का लेवल कम था। लेकिन इसके अलावा और किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई स्कोर या कोई ऐसी जानकारी इस टेस्ट से नहीं प्राप्त हो रही थी उस दौर में जो जिसकी अपेक्षा की गई थी या जिसके लिए बाद में बहुत सारे जो दूसरे रिसर्चर्स थे या जो दूसरे मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे थे उन्होंने इसके लिए बिने साइमन के इस टेस्ट की आलोचना भी की। और उसके बाद बिने साइमन ने जो अपना रिवीजन किया जब 1908 में, यानी प्रथम टेस्ट उन्होंने 1905 में बनाया और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट उन्होंने बनाया वो 1908 में, उस टेस्ट को उन्होंने रिवाइज किया और उस टेस्ट में उन्होंने एक नई जो कॉन्सेप्ट का जो कह सकते हैं प्रपोज किया, वो कॉन्सेप्ट था मेंटल एज का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और बिने साइमन ने अपने इस टेस्ट में इस बात को महत्वपूर्ण माना कि यदि हम किसी भी आइटम को या किसी भी प्रश्न को अपने इस टेस्ट में रख रहे हैं तो उन्होंने उस समय जो भी अपने परीक्षण में जो आइटम्स रखे, जो उन्होंने प्रश्न रखे, उस प्रश्न को उन्होंने देखा कि औसतन यदि एक 6 वर्ष का बच्चा, यानी उन्होंने जिस समूह पर उसको टेस्ट किया उसमें यदि 100 बच्चे ऐसे हैं जो 6 वर्ष के हैं और 100 बच्चों में कम से कम 75 यानी 75 या उससे अधिक बच्चे जब उस प्रश्न को या उस आइटम को सही तरीके से करते थे तो वो ये मानते थे कि जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर 6 वर्ष लें तो 6 इयर्स के बच्चों ने जो प्रश्न उनके सामने रखा गया और ऐसे 100 बच्चों के सामने ये प्रश्न रखा गया
और उन 100 में से कम 75 या उससे अधिक जब बच्चे उसको सही तरीके से उसको अटेम्प्ट करते थे या उसका सही उत्तर देते थे, तो बिने ये मानते थे अपने इस टेस्ट में कि ये जो आइटम है ये 6 वर्ष की आयु को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार से उन्होंने ऐसे अपने आइटम्स बनाए और उन्होंने फिर अपने इस टेस्ट के आधार पर यह देखा कि हम किसी भी व्यक्ति की या खास करके इस केस में बच्चों की जो मेंटल एज है हम उसको निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई बच्चा उन पर्टिकुलर आइटम्स को जितना कि उसके एज ग्रुप के बच्चे उस आइटम को सही करते हैं, उस तरह के अगर आइटम्स को वो पूरी तरह से सही करता है तो उससे हमें उसकी मेंटल एज पता चलती है। या उदाहरण के लिए अगर कोई 5 वर्ष का बच्चा है लेकिन उसने जो 6 वर्ष के लिए जो प्रश्न बनाए गए हैं, जो जिन प्रश्नों को माना गया है कि वो 6 वर्ष या उससे अधिक के बच्चे कर पाते हैं, अगर वो उन प्रश्नों को वो बच्चा कर पाएगा तो बिने साइमन के इस परीक्षण के अनुसार उसकी जो मेंटल एज होगी वो 6 वर्ष की होगी। हालांकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले जो उनका वर्जन था, बिने साइमन का जो टेस्ट था, उसका जो पिछला वर्जन था उसमें सुधार इन्होंने किया। इन्होंने मेंटल एज का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिससे कि अब सभी बच्चों की मेंटल एज निर्धारित की जा सकती थी। परंतु इसके बाद भी एक ऐसा कोई स्कोर जो ओवरऑल इंटेलिजेंस को दर्शाता हो और उसके हम वनस्पत ये देख सकते हो कि वो बच्चा अपने एज ग्रुप में मुकाबले, यानी वो अपने एज ग्रुप के जब उसके कंपैरिजन में हम उसे देखेंगे तो वो कहाँ पर खड़ा होता है या उसका क्या स्थान है, इस बारे में कोई जानकारी अभी भी इस परीक्षण से नहीं मिल रही थी। तो हम इसके बाद चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण नाम की, जो है लुईस टर्मेन। और लुईस टर्मेन ने उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में स्थित है वहाँ पर उन्होंने एक इस समस्या को सुलझाने के लिए 1916 में एक कॉन्सेप्ट दिया और वो था आईक्यू का, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट। और इंटेलिजेंस कोशेंट का ये जो कॉन्सेप्ट लुईस टर्मेन ने प्रपोज किया 1916 में, इसके लिए उन्होंने जो फॉर्मूला बताया था, और चूंकि उन्होंने अपना ये कार्य पूरी तरह से बिने साइमन के ही कार्य पर आधारित होकर के, और बिने का जो आइडिया था मेंटल एज का, उसी से उन्होंने इसको ड्रॉ किया था अपने इस आईक्यू के कॉन्सेप्ट को। इसलिए बाद में उन्होंने अपने इस परीक्षण का जो उन्होंने बनाया था इसके बाद, उसका नाम उन्होंने बिने स्टैनफोर्ड के नाम से, यानी अपनी विश्वविद्यालय और बिने के नाम पर उसको रखा। इसीलिए उसको बिने स्टैनफोर्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। और वहाँ पर जो उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट बताया था वो कुछ इस प्रकार है। जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू जानते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट को। उसके लिए जो उन्होंने फॉर्मूला बताया या जिस तरीके से उन्होंने उसे कैलकुलेट करने का प्रयास किया वो था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। और उन्होंने मेंटल एज को MA से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल एज को हम CA की शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। यानी IQ बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, और इसको उन्होंने फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, और इस प्रकार जो भी उनका रिजल्ट आया वो उस बच्चे का या जिस भी व्यक्ति का ये परीक्षण उस पर किया गया उसका ये IQ का स्कोर आया। और इसमें जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो उस बच्चे की वास्तविक आयु, यानी उसकी जो बायोलॉजिकल एज है, जो फिजिकल एज है, ये उसकी बात है। जैसे अगर कोई बच्चा 5 वर्ष का है, उसकी जो असली आयु है उसके जन्म से जो निर्धारित हुई है, यदि वो 5 वर्ष की है और वो बच्चा यदि 6 वर्ष के जो बराबर यानी वो स्कोर कर रहा है, मेंटल एज यदि उसकी 6 वर्ष की आ रही है, तो उसका जो IQ होगा इस फॉर्मूले के अनुसार हम उसको यहाँ देख सकते हैं कि उसकी मेंटल एज 6 है। उस बच्चे ने 6 वर्ष के
जो प्रश्न हैं उनको सही किया है और उसकी वास्तविक आयु यानी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 5 है और इसी के साथ वो हम उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि ये लगभग 120 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि उस बच्चे की IQ यदि जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है उस केस में ये IQ 120 निर्धारित होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लुईस टर्मन ने ये एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट उस समय में प्रस्तुत किया था और इस वजह से उनके इस कॉन्सेप्ट को उस समय काफ़ी कह सकते हैं यूज़ किया गया और आगे चल करके हालांकि इस पे बहुत सारे डिबेट्स हुए और इसको इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम कह सकते हैं कुछ इश्यूज़ भी उठे कि इसकी जो इस प्रकार के हमें स्कोर निकालने से क्या वास्तविक इंटेलिजेंस का हमें ज्ञान हो पाता है या उसका हम आकलन कर पाते हैं। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न बाद में आए, परंतु इन सभी बातों के बावजूद लुईस टर्मन का ये जो कॉन्सेप्ट है IQ का, ये एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है और इवन अभी भी ये कुछ सुधरे हुए यानी कि कुछ बदले हुए रूप में इसका अभी भी प्रयोग होता है, क्योंकि लुईस टर्मन ने जो हम कह सकते हैं कि जो IQ का कॉन्सेप्ट दिया था उसे रेशियो IQ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अनुपात में देखा जाता है, मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात में देखा जाता है। जबकि आजकल जो प्रचलन में IQ जो निकाला जाता है वो डिविएशन IQ के नाम से उसको जाना जाता है और डिविएशन IQ एक जटिल मैथमेटिकल प्रक्रिया है और उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है चूँकि जो व्यक्ति की जो आयु है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र में ये चर्चा की कि किस प्रकार से जो व्यक्ति की ओवरऑल जो जनरल एबिलिटी है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, खास करके उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस, वो एक समय के बाद वो फ्लैट ऑफ होने लगती है, यानी कि एक निश्चित आयु के बाद वो नहीं बढ़ती। यानी एक अमूमन एक उम्र जो मानी गई है कि 20 वर्ष की आयु तक फ्लूइड इंटेलिजेंस अपने पीक पर होती है और उसके बाद वो वहीं पर स्थायी रहती है। तो इस प्रकार के जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो टर्मन का जो IQ का रेशियो सिद्धांत है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें कमी हमें दिखती है कि जब व्यक्ति की आयु बढ़ने लगेगी तो उसके साथ साथ जो IQ का कॉन्सेप्ट है यदि हम उसको टर्मन के हिसाब से चलें तो व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका IQ घटता जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से बाद में इसको एडजस्ट करने के लिए डिविएशन IQ का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसको आजकल यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि IQ का जो कॉन्सेप्ट है वो लुईस टर्मन ने जब प्रपोज किया तो किस प्रकार से उसने इंटेलिजेंस जो टेस्टिंग है यानी बुद्धि के परीक्षण का जो पूरा एक इसके पहले जो जिस तरीके से उसको अप्रोच किया जा रहा था उसमें एक बड़ा बदलाव आया। इसके साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण टेस्टिंग के क्षेत्र में एक और टेस्ट है जो डेविड वेशलर ने डेवलप किया था। और डेविड वेशलर जो कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें सिर्फ वर्बल यानी कि केवल हमें अपने जो वर्बल एबिलिटी है उसके आधार पर इंटेलिजेंस का मापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर होता है जिसकी वजह से हम अलग अलग लोगों का जो परीक्षण करते हैं उस पर उनकी जो रिजल्ट आते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने ये माना और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था, क्योंकि डेविड वेशलर इस चीज़ को मानते थे कि जो इंटेलिजेंस है वो एक यूनिटरी कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते थे या मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी वर्बल एबिलिटी के साथ साथ हमारी अदर एबिलिटीज़ जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमारे बुद्धि का हिस्सा माना जाना चाहिए। और इसलिए जो परीक्षण उन्होंने जो प्रपोज किया उसमें उन्होंने पहली बार नॉन वर्बल जो आइटम्स हैं उनको रखने की बात कही और उनको उन्होंने अपने टेस्ट में स्थान दिया। और इन आइटम्स को परफॉर्मेंस आइटम्स भी कहा जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने जो अपना टेस्ट बनाया उसमें उन्होंने दो तरह के आइटम्स रखे, यानी एक वर्बल आइटम्स और दूसरे परफॉर्मेंस आइटम्स। और इसमें उन्होंने वर्बल जो टेस्ट है उसके उन्होंने 6 सब टेस्ट बनाए और परफॉर्मेंस टेस्ट के उन्होंने 5 सब टेस्ट बनाए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्बल जो टेस्ट है
उसके उन्होंने 6 सब टेस्ट बनाए और परफॉर्मेंस टेस्ट के 5 सब टेस्ट उन्होंने बनाए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्बल टेस्ट उन्होंने बनाए उसमें जो सब टेस्ट हैं वो किस किस चीज़ का मापन कर रहे हैं, यानी किस तरह की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को वो मेजर करने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन जो सब टेस्ट है वो जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी व्यक्ति के पास कितनी जनरल नॉलेज है, जो सूचनाएं उसके पास हैं वो किस स्तर की हैं, इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन सब टेस्ट से जानते हैं। फिर दूसरे में डिजिट स्पैन, यानी इस प्रकार के जो टेस्ट हैं उसमें व्यक्ति के सामने जो एक्सपेरिमेंटर है या जो टेस्टर है वो उसके सामने कुछ डिजिट्स बोलता जाता है और उस व्यक्ति को अपनी मेमोरी में उसको रखने के बाद वापस उसे दोबारा सुनाना होता है। तो इस प्रकार के जो मेमोरी स्पैन का जो उन्होंने टेस्टिंग है उसको इसमें रखा डिजिट स्पैन में। इसके बाद उन्होंने वोकेबलरी की बात की और वोकेबलरी में व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 35 वर्ड्स का एक सेंटेंस फॉर्मेशन करे, उसका मीनिंग वो वहाँ पर बताए। उसके बाद वोकेबलरी में 35 वर्ड्स की वो डेफिनेशन एक तरह से बताए और अरिथमेटिक में वो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके दिखाए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के सब टेस्ट में जो प्रतिभागी है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो इसमें मीनिंग के आधार पर कुछ प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दे, यानी जो उसने पढ़ा है उसका अर्थ निकालने के बाद वो चीज़ों का विस्तार पूर्वक उत्तर दे, कॉम्प्रिहेंड करके वो उन चीज़ों को बताए। उसके बाद जो उनका एक और वर्बल टेस्ट में परीक्षण था उसमें उन्हें सिमिलैरिटी, यानी कोई भी दो चीज़ें किस प्रकार से एक समान हैं उसके बारे में उन्हें बताना होता था। तो इस तरह से उन्होंने अपने वर्बल टेस्ट में जो सब टेस्ट रखे वो इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को टैप करते हैं या उसका मापन करते हैं। इसके साथ ही साथ वेशलर ने जो परफॉर्मेंस टेस्ट रखे अपने इस स्केल में, उसमें पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट में पिक्चर का एक कटा हुआ हिस्सा होता है, उसको व्यक्ति को ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसे जोड़ दे, यानी कि इस प्रकार से वो पिक्चर के उस जो कटे हुए हिस्से को वो उसमें सेट करे ताकि वो पिक्चर कंप्लीट की जा सके, जो कि उस टुकड़े की कमी की वजह से वो पिक्चर अधूरी है। इसके बाद उनसे दूसरी जो पिक्चर अरेंजमेंट में प्रतिभागी को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जो पिक्चर देख रहे हैं उससे एक प्रकार की स्टोरी बनाइए जो कि एक मीनिंगफुल स्टोरी होनी चाहिए और इस तरीके से आप इस पिक्चर को अरेंज करिए कि उससे एक स्टोरी हमें पता चले। इसके बाद प्रतिभागियों को ब्लॉक डिज़ाइन में रेड और वाइट कलर के कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं, जिसमें इस रेड और वाइट ब्लॉक की मदद से जो प्रतिभागी हैं वो एक प्रकार का डिज़ाइन जो उनको पहले से बना के दिखाया जाता है उन्हें फिर से उस प्रकार का ब्लॉक या डिज़ाइन बनाना होता है उन ब्लॉक्स की मदद से। इसके बाद व्यक्ति को ऑब्जेक्ट असेंबली में कुछ पजल्स उसे दे दिए जाते हैं और वो पजल्स उसको रीअरेंज करने होते हैं जिससे कि वो एक उसमें एक प्रकार का एक सिमेट्री आ सके या उसमें एक मीनिंग निकल सके। तो इस प्रकार से उसे उस पजल्स को पूरा करना होता है, उनको इस तरीके से इस क्रम में लगाना होता है, उसको असेंबल करना होता है ताकि उनका एक प्रॉपर अर्थ निकल सके। उसके बाद डिजिट सिंबल में व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है जो भी प्रतिभागी है कि वो डिजिट सिंबल में कुछ डिजिट्स को सिंबल के साथ जोड़कर वो बताए कि कौन सी डिजिट के साथ कौन सा सिंबल आ रहा है। तो इस प्रकार के जो परफॉर्मेंस टेस्ट हैं वो डेविड वेशलर ने अपने इस परीक्षण में रखे और डेविड वेशलर ने दो प्रकार के, एक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WAIS कहते हैं और दूसरा WCIS, यानी कि वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और वेशलर चिल्ड्रन इंटेलिजेंस स्केल, इसको वेशलर ने प्रपोज किया और इसके कई बार रिवीजन्स हो चुके हैं और ये टेस्ट बहुत हद तक एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड टेस्ट है। इसलिए वेशलर ने जो ये दोनों टेस्ट बनाए हैं ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट के तौर पर देखे जाते हैं। हालांकि कोई भी, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं
की टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्टिंग की जब बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग के खास करके, वो उस पर हम जब बाद में चर्चा करेंगे तो ये बिंदु वहाँ पर भी आएगा कि इस तरह की जो टेस्टिंग है कहीं ना कहीं वो एक विशेष प्रकार के वर्क को या एक विशेष प्रकार के कल्चर को वो थोड़ा बायस्ड है उसके प्रति या उसको ज़्यादा प्रमोट करती है, और इस वजह से उनके स्कोर, इस तरह की जो टेस्टिंग है, जो फॉर्मल टेस्टिंग है इंटेलिजेंस की, वो प्रभावित होती है, क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर्स जैसे एजुकेशन और इस प्रकार के जो एक्सपोजर हैं वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेलिजेंस की ओवरऑल जो स्कोर है उसको प्रभावित करते हैं, जिस पर हम अभी अपने अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों का व्यवहारिक उपयोग, यानी हमने जो अभी तक ये टेस्टिंग जो जिसकी चर्चा की, जैसे बिने साइमन टेस्ट हुआ या बाद में बिने स्टैनफोर्ड टेस्ट हुआ या फिर वेशलर का जो इंटेलिजेंस स्केल हुआ, इस प्रकार के जो टेस्ट बनाए गए वो वास्तव में जब उनको किया जाता है तो वो बड़े ही, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की मुश्किल प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत खर्चीली है और साथ ही साथ एक निपुण आदमी को, यानी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को या एक अच्छे टेस्टर को इस प्रकार का टेस्ट कंडक्ट करना होता है, और ऐसी परिस्थिति में इसमें बहुत अधिक समय और रिसोर्स खर्चा होता है। तो क्या हम ऐसा कुछ इससे प्राप्त कर पाते हैं या इससे हमें कोई ऐसा लाभ होता है, कोई ऐसा व्यवहारिक उपयोग इसका है कि हम इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो करें? तो इसके उत्तर के लिए हमारे पास दो प्रकार के जो हमारे इसके उत्तर होंगे। पहला ये कि इस प्रकार की जो टेस्टिंग है उससे सबसे ज़्यादा जो कार्य किया जाता है वो है बच्चों का वर्गीकरण करना, यानी कि हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको दो तरह से, मुख्य रूप से दो तरह से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक वो बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हैं और एक दूसरे तरह के बच्चे जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हैं, यानी कि हम एवरेज बच्चों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ किसी तरह की कोई समस्या या उनको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, परंतु ये जो दो वर्ग जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक मेंटली रिटार्डेड वर्ग और एक दूसरा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड जो बच्चों का जो वर्ग है, उनको हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है और उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है। और मेंटल रिटार्डेशन की जब हम बात करते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का जो ओवरऑल उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो उतनी बेहतर नहीं होती और वो व्यक्ति अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, जो उसका ओवरऑल जो एडेप्टेशन है, लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, वो उसमें बेहतर तरीके से अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें मेंटली रिटार्डेड की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात है हमें समझने के लिए, यदि हम इस चार्ट के थ्रू उसको समझना चाहें तो ये जो पोर्शन है ये नॉर्मल पॉपुलेशन को दर्शाता है, यानी कि, और ये जो पोर्शन है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, ये छोटा सा हिस्सा, ये ओवरऑल पॉपुलेशन में इतने लोगों को ये औसतन माना जाता है कि ये मेंटली रिटार्डेड लोगों की संख्या इतनी होगी हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन में, जो कि कहीं ना कहीं 1 से लेकर के 3% के बीच में मानी जाती है। और इस 1 से 3% की जो जनसंख्या है जो मेंटली रिटार्डेड जिसका अनुमान लगाया जाता है, उसमें से केवल 10% जो जनसंख्या है वो ऐसी है जो सीवियरली और जो प्रोफाउंड, और एक तीसरी कैटेगरी जो मॉडरेट, इस प्रकार की जो कैटेगरीज हैं मेंटल रिटार्डेशन की, केवल 10% के आसपास लोग इसमें कैटेगराइज होते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं, यहाँ पर जो हम बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, इनको माइल्ड रिटार्डेशन, इनका जो लेवल जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो माइल्ड लेवल का इनके अंदर रिटार्डेशन पाया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखें कि जो ये रिटार्डेशन की जो 4 कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड,
ये जो 4 प्रकार की जो लेवल बताए गए हैं मेंटल रिटार्डेशन के, इसमें अमूमन ये आईक्यू के बेसिस पे ये कहा जाता है कि अगर आईक्यू 70 या उससे कम हो तो हम व्यक्ति को एक मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति के तौर पर कैटेगराइज कर सकते हैं। और उसमें भी 70 से लेके 55 तक के जो एक एवरेज, हालांकि अलग अलग टेस्ट में ये रेंज अलग अलग, ये आईक्यू रेंज अलग अलग हो सकती है, पर इसके बाद भी एक अगर हम एक जनरल रेंज की बात करें जो ज़्यादातर टेस्टिंग में एक समान मानी गई है, तो उसके हिसाब से जो माइल्ड लेवल का जो रिटार्डेशन है उसकी जो आईक्यू वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 70 से लेकर 55 के बीच मानी जाती है। उसके बाद 55 से लेकर के 40 या 45 तक हम ये मान सकते हैं कि मॉडरेट लेवल की मेंटल रिटार्डेशन मानी जाती है, और 40-45 से लेकर के 25 तक की जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको सीवियर लेवल की मेंटल रिटार्डेशन माना जाता है। और 25 से बिलो, यानी बिलो 25 की जो आईक्यू लेवल है उसको प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के तौर पर कैटेगराइज किया जाता है। और हम ये देख सकते हैं कि जो माइल्ड लेवल के जो लोग हैं जो मेंटली रिटार्डेड कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, वो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे हमने यहाँ देखा, वो ओवरऑल जो मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन जो एज्यूम की जाती है उसमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको यदि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और उनको अच्छे से केयर किया जाए और उनको एक विशेष प्रकार की उनके साथ अगर परिस्थितियों में उनके साथ हम कह सकते हैं कि एक विशेष तरीके से अगर उन्हें ट्रीट किया जाए या उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं या उनको ट्रेनिंग्स दी जाएं, स्पेशल ट्रेनिंग्स, तो इस प्रकार के लोग जीवन में बहुत कई बार अपने जो जीवन के साथ वो बेहतर परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ उनका एडजस्टमेंट भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं या जो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको हम एक बेहतर जीवन देने में हम उनके लिए एक सहायता हमें मिलती है इंटेलिजेंस परीक्षण के माध्यम से। इसलिए जो हम अभी पीछे चर्चा कर रहे थे कि इंटेलिजेंस परीक्षण किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, तो सर्वप्रथम वो इस तरह की जो टेस्टिंग है वो हमारे लिए बच्चों को क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। और दूसरे तरह का जो क्लासिफिकेशन है, यानी इंटेलेक्चुअल, जो बच्चे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जिनकी आईक्यू को लगभग 130 या उससे ऊपर माना जाता है। और इस प्रकार के बच्चों को ये देखा गया है कि जब इन्हें क्योंकि ये सामान्य जो एवरेज पॉपुलेशन है उससे थोड़े ज़्यादा ये इंटेलिजेंट होते हैं, तो इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो स्कूल अचीवमेंट है या एकेडमिक अचीवमेंट है या लाइफ में जो इनकी ओवरऑल जो इनकी ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट है या ओवरऑल सोशल एडजस्टमेंट है, वो बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर पाया गया है। और इसके लिए इन पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कई बार ये बच्चे अनचैलेंज्ड रह जाते हैं और एजुकेशन सिस्टम इनको प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं दे पाता। तो इस कारण से इस प्रकार के बच्चों को जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं उनको भी एक विशेष प्रकार की हम कह सकते हैं कि उनके लिए भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है, जहां वो बच्चे अपने लेवल के अनुसार बेहतर तरीके से अपने स्पीड के अनुसार वो चीज़ों को सीख सकें। इसके बाद हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण उपयोग की जो टेस्टिंग के, और ख़ास करके शुरुआती दिनों में ही और विशेष करके जब वर्ल्ड वॉर की स्थिति आई तो उस समय अमेरिका में 2 प्रकार के टेस्ट बनाए गए। उन टेस्टों को कहा गया आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। और ये टेस्ट जो उस समय बनाए गए थे, इनका प्रमुख कार्य ये था कि आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए ये उस समय जो युवक आ रहे थे उनको कैटेगराइज करना, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी आर्मी में, एक मास लेवल पर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत थी और ऐसे में बहुत ज़्यादा समय नहीं था कि उनको ट्रेनिंग कराई जाए या उनसे और बहुत तरह की उन पर परीक्षण किए जाएं। तो एक ऐसा टेस्ट उस समय बनाया गया जो उनके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करे, और उसमें जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया गया जो पढ़ सकते थे, यानी जो रीडिंग की कैपेबिलिटी जिनके पास थी उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट बनाया गया। और उसके बाद उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए आर्मी बीटा टेस्ट बनाया गया।
तो इस प्रकार से ये जो टेस्टिंग के उपयोग हैं ये मास लेवल पर यानी ग्रुप लेवल पर भी किए गए, और ये आज भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर्स में या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स में ग्रुप टेस्टिंग की हम बात देखते हैं, जहां पर उनके इंटेलिजेंस का परीक्षण किया जाता है ताकि उनको उसके अनुसार, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन की बात हो, चाहे वो स्कूल में एडमिशन की बात हो, या चाहे वो किसी को किसी जॉब के लिए सेलेक्ट करने की बात हो, तो इस प्रकार के बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक उपयोग है हमारे इंटेलिजेंस टेस्टिंग का। अब हम इसके बाद बात करेंगे इंटेलिजेंस का जो मापन है उसमें जो कॉग्निटिव उसका बेसिस है यानी संज्ञानात्मक आधार है, उसके हिसाब से किस प्रकार से हम बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। और इसमें सर्वप्रथम जो फोकस है वो इस बात पर है कि हमें कॉग्निटिव जो टास्क हैं उनके द्वारा यानी संज्ञानात्मक टास्क के द्वारा हमें उस पर लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको हमें बेसिस मानना चाहिए इंटेलिजेंस का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो हमारे इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, या हमारे इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस उससे रिफ्लेक्ट होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट है, यानी जब किसी को कोई टास्क दिखाया जाए या उसको कोई टास्क दिया जाए तो वो कितनी तेज़ी से उसमें रिएक्ट करता है, यानी जो वो अपना उत्तर देता है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से रिएक्शन टाइम की जो टेस्टिंग है उससे ये प्रयास किया जाता है कि हम इंटेलिजेंस को जान सकें और एक तरह से जो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसको हम मेजर कर सकें। और साथ ही साथ इसमें प्रोसेसिंग स्पीड की बात होती है। रिएक्शन टाइम के जो कॉन्सेप्ट के पीछे हम प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हैं, यानी हमारा ब्रेन जितनी स्पीड से किसी चीज़ को, किसी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस को दर्शाएगा। और प्रोसेसिंग हमारी जितनी फास्ट होगी तो हमारी प्रोसेसिंग के अनुसार हमारी इंटेलिजेंस भी उतनी ही या तो हाई होगी या लो होगी। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट के लिए जिस तरीके की टेस्टिंग की गई उसके एक दो उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगा, जिसमें से एक प्रकार की जो टेस्टिंग की गई उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने जो टास्क यूज़ किए उसमें उन्होंने कुछ एरोज़ दिखाए अपने पार्टिसिपेंट्स को, और उन्होंने उनसे ये कहा कि यदि उनके सामने हर परिस्थिति में दो प्रकार की एरोज़ उनके सामने आती थीं और दोनों ही एरोज़ जब सामने आती थीं तो उनको एक बहुत सामान्य सा एक कार्य करना था कि यदि वो एरोज़ एक ही दिशा में केंद्रित हों, यानी एक ही दिशा में वो दोनों पॉइंट कर रही हों, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक बटन प्रेस करना था। और यदि वो विपरीत दिशा में पॉइंट कर रही हों, जैसा कि हम देख सकते हैं ये कंडीशन ए में और कंडीशन बी में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एरो है वो एक ही दिशा में पॉइंट कर रही है, और यहाँ जो कंडीशन बी है उसमें जो एरोज़ हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में पॉइंट कर रही हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन उनके सामने रखी गई और उनसे ये कहा गया कि जब भी आपको ये कंडीशन ए दिखे तो आपको एक बटन प्रेस करना है, मान लीजिए लेफ्ट की आपको प्रेस करनी है, और जब भी आपको कंडीशन बी दिखे तो आपको राइट की प्रेस करनी है। तो इस प्रकार के परीक्षण किए गए। इसके अलावा एक और जो परीक्षण इसी तरीके से एक और परीक्षण किया गया, उसमें उनको कहा गया कि आपके सामने दो ज्योमेट्रिकल आपके पास शेप्स आएंगी और वो ज्योमेट्रिकल शेप्स बहुत ही सिंपल शेप्स हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास ट्रायंगल आपको दिखाया जाएगा और हो सकता है आपको सर्किल दिखाया जाए, तो ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन में भी आपको आकृतियाँ ज्योमेट्रिकल दिखाई जाएंगी, परंतु जब उनको एक दूसरे के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तो वो अलग अलग होंगी। यानी कि एक परिस्थिति हम देख रहे हैं ऐसी है जहाँ पर आपको जो दोनों आकृतियाँ दिखाई जा रही हैं एक समय में वो एक जैसी हैं, समान हैं, और एक स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ उनको दिखाई जा रही हैं वो अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में फिर से उन्हें ये कहा गया कि जब आपके सामने
दो ज्योमेट्रिकल शेप्स आ रही हैं, यदि वो एक समान हैं यानी कंडीशन ए वाली हैं, तो आपको लेफ्ट की प्रेस करनी है, लेफ्ट बटन प्रेस करना है। और यदि वो बी कंडीशन वाली उनके सामने प्रेजेंट की जाएगी जो आकृतियां हैं, जैसे एक ट्रायंगल और एक सर्किल या एक सर्किल और एक ट्रायंगल, मतलब दोनों आकृतियां जब एक दूसरे से भिन्न हो, सिमिलर ना हो, ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक दूसरा बटन प्रेस करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की जो टेस्टिंग है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई वर्बल एबिलिटी या किसी और प्रकार की हमारी एबिलिटी की बात नहीं होती, परंतु हम नई सूचना को कितनी तेज़ी से प्रोसेस कर रहे हैं और उसके आधार पर जो हमारा रिएक्शन टाइम है उससे हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अब यहाँ पर इस तरह के परीक्षण में जो फाइंडिंग्स आई वो काफ़ी एनकरेजिंग हैं और उसके आधार पर ये देखा गया कि जो ओवरऑल इंटेलिजेंस के जो स्कोर्स हैं जो दूसरे टेस्ट के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं और जो दूसरे एकेडमिक टेस्ट और दूसरे मापदंडों से जो प्राप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन जो टेस्ट हैं, जो कॉग्निटिव टेस्टिंग के आधार पर जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे, यानी रिएक्शन टाइम का जो रिजल्ट आ रहा है उससे वो काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये माना गया कि रिएक्शन टाइम कहीं ना कहीं एक बेहतर इंटेलिजेंस का एक मेजर हो सकता है। हालांकि बाद में इस पर कुछ प्रश्न उठाए गए और इसमें जो एक प्रश्न उठाया गया वो इस आधार पर भी उठाया गया कि रिएक्शन टाइम में दो प्रकार की हम चीज़ें देखते हैं। एक स्पीड ऑफ ब्रेन प्रोसेसिंग, यानी हमारा ब्रेन कितनी तेज़ी से किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, और दूसरा स्पीड ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमारी जो मसल्स हैं या हमारी जो ओवरऑल जो हाथ की जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हमें बटन भी प्रेस करना है। हम एक तरफ तो उस इंफॉर्मेशन को अपने मानसिक स्तर पर प्रोसेस कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को जब हम उसका रिस्पॉन्स करने जाते हैं तो हमें अपनी मूवमेंट करनी है, अपनी उंगलियों से उस बटन को प्रेस करना है। तो ये एक अलग प्रकार की इसको माना गया कि ये एक दूसरी तरह की एक्टिविटी है और हो सकता है ये हमारी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इसमें दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हों। तो इस प्रकार से इस चीज़ को ये माना गया कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं जो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिएक्शन टाइम उसका एक सटीक मेजर शायद नहीं है। तो इसके लिए इस प्रकार के जो कह सकते हैं समस्या आई, उसको सुलझाने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट सुझाया गया और वो कॉन्सेप्ट है इंस्पेक्शन टाइम का। और यहाँ पर जो प्रतिभागियों के सामने जिस तरीके का टास्क उनको दिया गया उसमें उनको ये कहा गया कि आपके सामने जो भी इमेज या जो भी पिक्चर या जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा उसमें यहाँ पर जो इमेज उनके सामने रखी गई या पिक्चर उनको दिखाई गई उसमें से उनको जो भी टास्क बताया गया कि उसका उत्तर आपको देना है, परंतु जैसा रिएक्शन टाइम में उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इसको जैसे ही आप उसको देखें उसको जितना जल्दी हो सके आप उत्तर करें। यानी रिएक्शन टाइम में हम स्पीड की बात करते हैं और जब हम इंस्पेक्शन टाइम की बात करते हैं तो यहां पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। और एक्यूरेसी के लिए व्यक्ति को जो पिक्चर दिखाई गई है वो कितनी देर के लिए दिखाई गई है, यानी उसकी ड्यूरेशन क्या है, इससे हम निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति का जो ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड है वो कितनी फास्ट है। यानी यदि उसको पिक्चर 2 सेकंड के लिए दिखानी पड़ रही है उसके बाद वो व्यक्ति सही आंसर दे पा रहा है, या वो केवल 1 सेकंड में देखकर ही उस पिक्चर को इंस्पेक्ट करके उसका आकलन करके उसमें वो सही उत्तर दे रहा है। इस प्रकार से ये जो ड्यूरेशन है इसको घटाया या बढ़ाया जा रहा है और इससे ये निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यक्ति की ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है वो या तो फास्ट है या फिर स्लो है, तो उसके आधार पर उसका इंटेलिजेंस जो है उसको उसका मूल्यांकन किया जा रहा है या उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के द्वारा हमें मिलता है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो बेसिस है वो ये है कि जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है जो कि न्यू इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो हमारी क्रिस्टलाइज्ड
जो इंटेलिजेंस है, जो कहीं ना कहीं हमारी ऑलरेडी फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन की बात करती है, तो कॉग्निटिव टेस्टिंग के द्वारा, कॉग्निटिव बेसिस के द्वारा हम फ्लूइड इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक योगदान है। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे और वो है बुद्धि परीक्षण से जुड़ा हुआ जो बुद्धि परीक्षण जो बनाए जाते हैं, यानी जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किए जाते हैं, उनके अंदर दो महत्वपूर्ण गुण का होना, मौजूद होना, उनके अंदर दो महत्वपूर्ण गुण का होना अनिवार्य एक शर्त मानी जाती है उनको एक अच्छा टेस्ट कहलाने के लिए। और वो जो दो गुण हैं उसमें एक है रिलायबिलिटी और दूसरा है वैलिडिटी। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक इसकी समझ बनाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी हम उस चीज़ को कहते हैं कि विश्वसनीयता, यानी कि हम जब किसी कॉन्सेप्ट को यानी किसी भी टेस्ट को जब बनाते हैं तो उससे जो रिजल्ट, जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कितने विश्वसनीय हैं और वो कितने कंसिस्टेंट हैं। यानी जो परिणाम हमें आज मिले हैं क्या वही परिणाम हमें बाद में भी मिलेंगे, या हमारे टेस्ट के जो कुछ आइटम्स हैं वो जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं क्या हमारे दूसरे आइटम्स भी उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो आइटम्स हैं उनके बीच में आपसी निरंतरता है या नहीं। और इसके लिए दो प्रकार के महत्वपूर्ण रिलायबिलिटी देखी जाती है, एक टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और दूसरी इंटरनल कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं। और ये जो दोनों ही प्रकार की कंसिस्टेंसी हैं, इसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समय के साथ, यानी जब दो अलग अलग समय पर वो परीक्षण किया जाएगा तो क्या हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो उतने ही निरंतर होंगे, यानी उतने ही होंगे, वैसे ही होंगे, या उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हमें दिखेगा। और इंटरनल कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो ये दर्शाती है कि अगर कोई परीक्षण हमने बनाया है तो उसके अंदर अगर हम एक उदाहरण के तौर पे रखें कि हमारे 100 आइटम्स हैं उसमें, यानी 100 तरह के उसमें हमने प्रश्न रखे हैं, तो क्या वो सभी प्रश्न एक ही दिशा में, यानी एक ही तरह के एबिलिटी का मापन कर रहे हैं, या इंटेलिजेंस का मापन कर रहे हैं, या किसी और चीज़ का मापन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी उस टेस्ट की कितनी है। और इसको जो कंप्यूट करने के लिए, यानी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को जानने के लिए हम टेस्ट और रीटेस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ ही साथ जब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो उसमें हम स्प्लिट हाफ मेथड एक विधि है जिसको हम यूज करते हैं। और ये दोनों ही विधि जो हैं, इसको मैं यहाँ पर आपके लिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। जब हम टेस्ट रीटेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक समूह को एक समय में उस पर परीक्षण करते हैं, यानी जो टेस्ट हमने डेवलप किया है हम उसको एक समय में, अगर हम उसको कहें टाइम ए, एक ये कोई एक निश्चित समय है जिसको हम टाइम ए की यहाँ संज्ञा देते हैं, और इसमें जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर हमने टेस्टिंग की और उसका जो भी रिजल्ट आया वो हमारे पास है। और एक दूसरे समय में, यानी हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, या जैसा हमने निर्धारित किया हो, उस समय में हम दोबारा एक परीक्षण करेंगे इसी ग्रुप के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि उनका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। और यदि ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये आपस में कोरिलेटेड हैं, यानी कि ये एक समान हैं या काफ़ी हद तक समानांतर हैं, तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा टेस्ट है उसके अंदर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी है, यानी समय के साथ जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं वो आपस में कंसिस्टेंट हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ उनका सामंजस्य है, कोरिलेशन है। इसके बाद जब हम स्प्लिट हाफ मेथड की बात करते हैं तो उस प्रकार की विधि में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्प्लिट हाफ मेथड में हम ये प्रयास करते हैं जानने का
कि जो हमारा टेस्ट है उसके जो आपस में आइटम्स हैं, यानी यहाँ हमने बात की थी 100 आइटम्स की, हम उसी उदाहरण को रखते हैं। अगर हमारे टेस्ट में 100 आइटम्स हैं तो क्या ये सभी आइटम्स एक ही दिशा में एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं? इस प्रकार से हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये आइटम्स आपस में कितने कंसिस्टेंट हैं। इसलिए इस प्रकार के मेथड में हम आइटम्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। 50 आइटम्स के हमने उसी टेस्ट के हमने दो हिस्से बना लिए, और यहाँ पर इनका डिवीजन करते वक्त अक्सर उसको ऑड और इवन तरीके से करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। और उस डिवीजन के बाद हम 50 आइटम्स का अलग अलग टेस्टिंग करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम फिर से देखेंगे कि वो रिजल्ट आपस में कितना कोरिलेटेड है, यानी एक दूसरे से ये जो रिजल्ट हैं वो कितने समानांतर हैं, और जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतना ही हम मानेंगे कि हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट की बेहतर है। और इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा टेस्ट है वो हाईली रिलायबल है, यानी उसकी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी दोनों ही उसकी हाई है। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो है वैलिडिटी का। और जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा टेस्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है क्या वो उसी का मापन कर रहा है, क्या वो वही कार्य कर रहा है, या वो कुछ और ही मापन कर रहा है। यानी कि एक उदाहरण के अगर साथ हम इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे हम कई बार अगर हमारे सामने एक मशीन आ जाए और वो मशीन ये कहे कि आप 5 का सिक्का डालिए, और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप जो हैं वो दूसरों को कितने आकर्षक लगते हैं, तो दूसरे व्यक्ति आपको कितना आकर्षक मानते हैं उसका आपको एक हम आंकड़ा देंगे, या कह लीजिए एक प्रकार का परसेंटेज देंगे। तो हम ये सहज भाव से ये समझ सकते हैं कि कोई मशीन ये कैसे बता सकती है कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में या हमें कितना आकर्षक समझेंगे। तो ये जैसे हमें पता है कि मशीन जो दावा कर रही है बताने का या जो मेजर करने का वो बहुत हद तक संभव नहीं है, तो इसी प्रकार से यदि कोई टेस्ट हमने बनाया है और वो टेस्ट इंटेलिजेंस को मापने के लिए बनाया है, तो वो इंटेलिजेंस का ही मापन कर रहा है या किसी और हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का या किसी और हम कह सकते हैं कि चीज़ का वो मापन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी उसकी वैधता हम नहीं मानेंगे कि उस टेस्ट की वैधता अच्छी है या हाई है। और ऐसे में एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे वैलिडिटी को समझने के लिए उसके कंटेंट को, टेस्ट के कंटेंट को चेक किया जाता है, और कंटेंट जो है यानी उसके अंदर जो आइटम्स मौजूद हैं उनको कंटेंट के तौर पर हम देखते हैं। और जैसे इस पर्टिकुलर टेस्ट में हम मान लें अगर इंटेलिजेंस का कोई टेस्ट हमने बनाया है और उस टेस्ट में हम ये पूछें कि आपकी आंखों का कलर क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि इस प्रश्न का यानी इस प्रश्न का जो कंटेंट है वो कहीं भी इंटेलिजेंस से मेल नहीं खाता। तो ऐसे में ये प्रश्न इंटेलिजेंस का मापन नहीं करता। तो अगर इस तरह के आइटम्स हमारे टेस्ट में होंगे तो हमारा टेस्ट जाहिर तौर पर वैलिड नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो एक बुद्धि परीक्षण का जो एक टेस्ट बनाया जा रहा है वो रिलायबल भी हो और साथ ही साथ वैलिड भी हो। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, और वो है कल्चर बायस। यानी हम जब कोई परीक्षण बनाते हैं तो इस तरह के जो परीक्षण हैं वो अमूमन किसी एक विशेष कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं, यानी उनको किसी न किसी तरीके से वो फेवर करते हैं और उनका जो स्कोर है वो उस टेस्ट पर हाई आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं कि जैसे ज़्यादातर जो टेस्ट बनते हैं इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनको ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं यूरोसेंट्रिक होते हैं। और यूरोसेंट्रिक से यहाँ पर हमारा मतलब है कि वो यूरोपियन सेटिंग या यूरोपियन कल्चर को फेवर कर रहे हैं। और ऐसे में जब ये टेस्ट उस कल्चर के अलावा किसी दूसरे बच्चे को जो उस कल्चर से अलग है उसको दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको इस प्रकार के टेस्ट में उसके अंक कम आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जो यूरोप के बच्चे हैं उनकी जो ट्रेनिंग है, जो स्कूल ट्रेनिंग है,
वो इस प्रकार की होती है कि उन्हें सही और गलत के बीच में चुनाव करना होता है, यानी उनको करेक्ट और रॉन्ग के बीच में सेलेक्ट करना होता है। और इस तरीके से जब टेस्ट उनके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं तो उसमें करेक्ट और रॉन्ग उनको बताना होता है, और ऐसे में वो कम समय में इस चीज़ का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिएंटेशन है, वो ओवरऑल जो उनका कल्चर है वो उस चीज़ को प्रमोट करता है, और इसलिए उनका इस टेस्ट में स्कोर हाई आएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों की बात करें तो इस तरीके के बच्चे, या अफ्रीकन बच्चों की भी अगर हम बात करें, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको ये देखा जाता है कि वो चीज़ों को इस तरीके से टोटलिटी में गलत या पूरी तरह से सही के भाव में वो नहीं देखते, बल्कि वो ऑप्शंस को इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि इस हर ऑप्शन की सही होने की गुंजाइश कितनी है, यानी कि हर जो हमारे पास विकल्प मौजूद है वो कितने हद तक सही है। तो इस प्रकार का जब वो एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के एनालिसिस में उनको ज़्यादा समय जाता है, इस वजह से उनका स्कोर जो आएगा टेस्ट में वो कम आएगा। तो ये इस प्रकार के कुछ कल्चरल बायस की हम बात करते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ समझने के लिए। जैसे एक बार कुछ चाइनीज़ बच्चे थे जिनको ये माना जाता है कि उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत हाई लेवल की होती है, और ऐसे में उनके मैथ के जो टेस्ट में जो स्कोर आएंगे, यानी अरिथमेटिक एबिलिटी उनकी हाई होगी, तो उनका स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। परंतु जब इस तरह के बच्चे, और ये बच्चे अपने परिवार के साथ अमेरिका इन्होंने नया नया शिफ्ट किया था, ये माइग्रेट हुए थे, और इस तरह के जो 8-10 बच्चे थे वो एक ही स्कूल में वो पढ़ रहे थे, और उनका जब अरिथमेटिक टेस्टिंग उनकी की गई तो उसमें उनके अंक बहुत ही कम आए और वो सभी बच्चे फेल हो गए। तो इस चीज़ पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव है कि चाइनीज़ बच्चे जो हैं वो उनकी अरिथमेटिक एबिलिटी इतनी कम है कि वो सभी मैथ के टेस्ट में फेल हो गए। परंतु जब बाद में इस पर ध्यान दिया गया तो उसमें पाया गया कि यहाँ पर उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी से ज़्यादा उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी है, चूँकि वो बच्चे चाइना में अभी तक रहते थे और उनकी जो लैंग्वेज थी वो वहाँ पर इंग्लिश नहीं थी प्राइमरी लैंग्वेज, और इस वजह से जो उनकी समझ थी सवालों की वो बनी ही नहीं, यानी उनकी मैथ की एबिलिटी तो टेस्ट ही नहीं हुई बल्कि उनकी लैंग्वेज की एबिलिटी टेस्ट हो गई। इस प्रकार से उन बच्चों का ओवरऑल जो मैथ में जो उनका स्कोर आया वो काफ़ी कम आया, और बाद में जब वही टेस्ट उनको उनकी अपनी भाषा में दिया गया तो उन बच्चों ने उस टेस्ट में बेहतर अंक हासिल किए। तो ये इस तरीके के जो हमारे पास जो एविडेंस हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि जो कल्चरल बायस हमारा होता है वो कहीं ना कहीं कुछ विशेष प्रकार की पॉपुलेशन को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि जिसने वो टेस्ट डेवलप किया है उसका अपना कल्चर और उसने जिस पॉपुलेशन के लिए वो टेस्ट बनाया है उस कल्चर का उस पॉपुलेशन का कल्चर मायने रखता है, और यदि वो दोनों सिमिलर होंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उस टेस्ट के कल्चरल बायस होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए कल्चर फेयर टेस्ट की हम बात करते हैं कि हमें ऐसे टेस्ट बनाने चाहिए जो कल्चरली फेयर हों और सबको एक समान मौका दें, ताकि किसी भी व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है, जो उसका रियल इंटेलिजेंस का लेवल है, हम उसको जान सकें। और इसके लिए एक प्रकार का जो कल्चर फेयर टेस्ट बनाया गया था उसका एक एग्जाम्पल है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, यानी रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक ऐसा टेस्ट है जिसको कल्चर फ्री होने का दावा किया जाता है। हालांकि उस पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि वो कितना कल्चर फ्री है या नहीं है, लेकिन वो कुछ हद तक ऐसा टेस्ट बनाया गया है जहां पर बड़े ही सामान्य तरीके के उसमें आइटम्स रखे जाते हैं, जहां पर बच्चों को कहीं ना कहीं कल्चर का उनके इफेक्ट माना जाता है कि उन आइटम्स पर या उनकी जो टेस्टिंग है उस पर नहीं आता। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस का ये ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो परीक्षण है वो एक चैलेंजिंग टास्क भी है, साथ ही साथ हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साइकोलॉजी की फील्ड में। और आज अपने इस सत्र के हम यहाँ पर अब समाप्ति की तरफ हैं, और
आज हमने जो चर्चा की है और इसके पूर्व में अपने इस पूरे कोर्स में हमने जितनी भी मनोविज्ञान से संबंधित जितनी भी हमने महत्वपूर्ण जो मूलभूत जो प्रोसेसेस हैं उनकी भी हमने चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे कोर्स से आपको मनोविज्ञान की जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में निश्चित रूप से एक आपको सहजता हुई होगी और आपके लिए ये लाभकारी रहा होगा। तो मैं इसके बाद आप सभी से आज अपने इस कोर्स के अंतिम सत्र में आप सभी से आज विदाई लेता हूं और साथ ही साथ आप सभी को मैं धन्यवाद भी करता हूं और पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।